मार खाने के बाद समर्थ ने अपने कपड़े बदले और केबिन से बाहर निकला। इस पल में वह नरम और शांत तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह अभी भी पहले की तरह भूत और भेड़िया जैसा दिख रहा था जो चिल्ला रहा हो। रुद्र, यहां बहुत बोरियत हो रही है, चलो बाहर टहलने चलते हैं। मुझे पता है कि बादल नाव में एक बहुत मजेदार जगह है। वहां न सिर्फ खेलने की कई जगहें हैं, बल्कि कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। समर्थ ने रुद्र को आंख मारी और ऐसा दिखाया जैसे तुम समझ गए हो। समर्थ ने इसे देखा, उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपने शब्द बदले। मैंने सुना है कि वह जगह बंद हो गई है, हम अगली बार वहां चलेंगे। क्यों ना हम मार्शल आर्ट्स एरेना चलें? समर्थ ने सुझाव दिया। मार्शल आर्ट्स एरेना? रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मार्शल आर्ट्स एरेना खास तौर पर लंबी दूरी के बादल नाव के लिए बनाया गया था। ये पहले मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वालों के लिए झगड़ों को सुलझाने की जगह थी। आखिरकार कई मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वालों को बादल नाव पर लगभग 1 महीने तक रहना पड़ता है और आपस में टकराव और लड़ाई तो होनी ही थी। बादल नाव को नष्ट होने से बचाने के लिए एक मार्शल आर्ट्स एरेना खास तौर पर बनाया गया था, ताकि मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले अपनी शिकायतें सुलझा सकें। समर्थ ने समझाया। लेकिन बाद में शिकायतें सुलझाने के अलावा मार्शल आर्ट्स एरेना मार्शल आर्ट्स करने वालों के लिए प्रतियोगिता की जगह भी बन गया। कुछ मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले जब कुछ नहीं करते थे तो मार्शल आर्ट्स एरेना में प्रतियोगिता के लिए जाते थे। कुछ इसे प्रशिक्षण के अनुभव के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ इसे खुद को जांचने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह बादल नाव इंपीरियल राजधानी की ओर जा रही है। जो मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले इंपीरियल राजधानी जाने की हिम्मत करते हैं, वे आम तौर पर बहुत कमजोर नहीं होते। आखिरकार इंपीरियल राजधानी में प्रतियोगिता 6 बड़े शहरों से ज्यादा तीव्र है। जो मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले इतने काबिल नहीं हैं और इंपीरियल राजधानी जाते हैं, वे बस अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। एक तलवार की कल्टीवेशन करने वाले के रूप में सिर्फ कठिन अभ्यास करना काफी नहीं है, आपके पास पर्याप्त वास्तविक युद्ध का अनुभव भी होना चाहिए, ताकि आप खुद को तेजी से बेहतर कर सकें। चलो, तुम रास्ता दिखाओ, हम वहां जाकर देखते हैं, रुद्र ने कहा। मैं भी चलूंगी, स्नेहा ने कहा। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। शक्ति परिवार के लोग बादल नाव के रवाना होने के बाद पहले ही चले गए थे। आखिरकार वे उनके साथ इंपीरियल राजधानी नहीं जा सकते थे, तो शक्ति परिवार के लोगों से मिलने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। समर्थ आगे चल रहा था, उसके पीछे रुद्र और स्नेहा थे। यह कहना पड़ता है कि यह बादल नाव बहुत बड़ी है। रुद्र ने पहले जितनी बादल नावों में सवारी की थी उससे कई गुना बड़ी, और इसमें कुल 4 मंजिलें थीं। पूरा बादल नाव जादुई संरचनाओं से ढका हुआ था। ये रक्षात्मक संरचनाएं ऐसी थीं जो जादुई जानवरों के हमले को झेल सकती थीं, तो जादुई जानवरों से टकराने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बादल नाव पर कई मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले भी थे। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले इंपीरियल राजधानी जा रहे होंगे। सिर्फ डेक पर ही हजारों लोग थे। रुद्र अपनी पीठ पर एक भारी काली तलवार लिए हुए था। उसकी लंबी और पतली काया थी और चेहरे के नैन नक्श सुंदर थे। तलवार की नसों, हड्डियों और आत्मा के साथ वह एक अनोखा स्वभाव बिखेर रहा था। स्नेहा की खूबसूरत शक्ल सूरत और उसका ठंडा स्वभाव राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। कुछ मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले जो उसके पास आने की कोशिश करते थे, जैसे ही नजदीक पहुंचते थे उसकी ठंडी नजर से डर जाते थे। बेशक सबसे जरूरी बात यह थी कि समर्थ 12 सिटी लॉर्ड मैंशन के पहरेदारों को साथ लाया था। इस बादल नाव पर मौजूद मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले ज्यादातर काली कट के थे। बादल नाव पर सिटी लॉर्ड मैंशन के पहरेदारों को कौन नाराज करने की हिम्मत करेगा? समर्थ का मरने का डर रुद्र की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इस लड़के ने 12 पहरेदारों से खुद को घेर लिया था। उसे डर था कि कहीं कोई अचानक उसकी हत्या न कर दे। तुम बहुत ज्यादा सावधान हो, रुद्र ने कहा। तुम नहीं समझते, मैं कालीकट के सिटी लॉर्ड का बेटा हूं। अनगिनत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मैं अभी तक जी भरकर नहीं जिया हूं और मैं कम उम्र में मरना नहीं चाहता।
समर्थ ने हाथ हिलाया। रुद्र ने असहाय होकर सिर हिलाया। उसे इस लड़के की परवाह नहीं थी। वह जो चाहे कर सकता था। जल्द ही यह समूह तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, जहां पूरी मंजिल एक लड़ाई का मैदान थी। जैसे ही वे अंदर गए, वहां उबाल की आवाज सुनाई दी। 3 लड़ाई के मंच पूरे मैदान में थे। उनमें से एक पर पहले से ही लड़ाई हो रही थी। एक मजबूत पुरुष मार्शल आर्ट्स करने वाला एक महिला मार्शल आर्ट्स करने वाली से लड़ रहा था, जिसके हाथ में एक कटी हुई तलवार थी। दोनों जन्मजात स्तर के मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले थे और वास्तविक युद्ध में भी बहुत मजबूत थे। पुरुष मार्शल आर्ट्स करने वाला बार बार हमला कर रहा था और उसके मुक्कों से गरजने की आवाज आ रही थी, जिससे महिला मार्शल आर्ट्स करने वाली बार बार पीछे हट रही थी। यहां देखने के लिए कुछ खास नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। असली ताकतवर मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले अंदर की परत में लड़ते हैं, बाहर की परत का स्तर इतना ऊंचा नहीं है। समर्थ ने होंठ सिकोड़े और रुद्र और दोनों को गहराई की ओर ले गया। जल्द ही वे एक लोहे के दरवाजे पर पहुंचे, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी पैरों को मोड़कर बैठा था। उसके शरीर से एक ताकतवर आभा निकल रही थी। सिर्फ उसकी सांस ही पूरे लोहे के दरवाजे को रोक रही थी, और कोई भी जो पास से गुजरता था, वह आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं करता था। युवा सिटी लॉर्ड आ गए हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और समर्थ को सिर हिलाकर अभिवादन किया। आखिरकार समर्थ कालीकट के सिटी लॉर्ड का बेटा था। 2 दोस्तों को यहां खेलने के लिए लाया हूं। आप आज कैसे हैं? क्या बहुत सारे लोग हैं? समर्थ ने पूछा। आज ज्यादा लोग हैं और कई लोग ऊंची काबिलियत वाले हैं। वैसे मयूर मार्शल पैलेस के पर्पल गोल्ड ऑनर्डर के सदस्य भी यहां हैं। इन लोगों ने बादल नाव पर कई दिनों तक खुद को रोका हुआ है और आज अंदर लड़ाई के बिना नहीं रह सकते। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा। मयूर मार्शल पैलेस के पर्पल गोल्ड ऑनर्डर के सदस्य भी यहां हैं? रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें नहीं पता? समर्थ ने रुद्र को हैरानी से देखा। क्या पता? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। क्या हमारे महान सिंहलवर्ष सम्राट की राजधानी में सिंहल पवित्र भूमि का मूल्यांकन शुरू होने वाला नहीं है? मयूर मार्शल पैलेस हमेशा पर्पल गोल्ड ऑर्डर के सदस्यों का एक समूह मूल्यांकन के लिए लाता है, और इस बार भी ऐसा ही है। समर्थ ने यह कहते हुए अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और पूछा, वैसे इस बार मयूर मार्शल पैलेस के पर्पल गोल्ड ऑर्डर के सदस्यों का समूह कौन ला रहा है? यह मयूर मार्शल पैलेस का जयंत आचार्य है। अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया। तो यह वह है? स्नेहा की खूबसूरत आंखों में ठंडक दिखाई दी। जब वे मयूर मार्शल पैलेस में थे, शक्ति परिवार ने उन्हें बार बार दबाया था और बाकी 2 दूत चुप रहे थे। सिर्फ जयंत बायां दूत ने रुद्र को निशाना बनाया था, यह चाहते हुए कि रुद्र वहीं मर जाए, और यहां तक कि उसने रुद्र को मारने की कोशिश भी की थी। यह नहीं सोचा था कि दुश्मन का रास्ता इतना संकरा होगा कि यहां जयंत आचार्य से मुलाकात हो जाएगी। चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। रुद्र ने समर्थ के कंधे पर थपकी दी। समर्थ ने रुद्र की ओर देखा और अचानक पाया कि रुद्र की आंखों में गहरी ठंडक थी। उसे अचानक ऐसा लगा कि शायद कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। अधेड़ उम्र के आदमी ने लोहे का दरवाजा खोला और रुद्र और बाकी लोग अंदर चले गए। यहां का शोर बाहर से बहुत कम था, लेकिन जगह बाहर से बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा शानदार और साफ सुथरी भी थी। लड़ाई के मंच के चारों ओर बैठे लोग असाधारण ढंग से कपड़े पहने हुए थे। ये लोग कालीकट के बड़े लोग थे। माफ कीजिए, कौन मंच पर आकर मुकाबला करना चाहेगा? एक नीले कपड़े पहने युवक मंच पर चढ़ गया। इस आदमी की आभा बहुत मजबूत थी और उसके कदम बहुत हल्के थे। वह मंच पर हवा के झोंके की तरह उतरा। अच्छा, देखने वालों ने हल्के से सिर हिलाया। इस नीले कपड़े वाले युवक की कल्टीवेशन और काबिलियत अपने हमउम्र लोगों में सबसे ऊंची मानी जाती थी। क्यों न मैं तुम्हारे साथ खेलूं? एक महिला की आवाज आई, और सबके कुछ समझ पाने से पहले ही प्रतिज्ञा मंच पर चढ़ गई थी। हल्के को भारी उठाने की ताकत ने मार्शल आर्ट्स मंच को हल्के से हिला दिया। देखने वाले सब हैरान हो गए। मयूर मार्शल पैलेस के पर्पल गोल्ड ऑनर्डर के सदस्य वाकई में अपनी शोहरत के लायक हैं। बहुत मजबूत। इस पीढ़ी के पर्पल गोल्ड ऑनर्डर के सदस्य पिछले लोगों से आमतौर पर बहुत मजबूत हैं,
खासकर यह लड़की प्रतिज्ञा। उसकी शारीरिक मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन इस हद तक पहुंच गई है कि वह भारी को हल्के की तरह उठा सकती है। अगर वह भारी को भी उठा ले तो उसकी शारीरिक मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी। तब शायद उसके हमउम्र लोगों में से बहुत कम लोग उससे मुकाबला कर पाएंगे, एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति ने कहा। इन शब्दों को सुनकर बीच में बैठे जयंत आचार्य के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि यह प्रतिज्ञा उसकी भतीजी थी और पर्पल गोल्ड ऑर्डर का वह सदस्य थी जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। प्रतिज्ञा की जितनी बड़ी उपलब्धियां होंगी, जयंत आचार्य उतना ही खुश होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी नज़र और काबिलियत ऊंची है और प्रतिज्ञा भविष्य में पैलेस मास्टर की जगह के लिए उसका एक मजबूत समर्थन बनेगी। तो ये मिस प्रतिज्ञा है। मुझे पता है कि मैं उनसे मजबूत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मिस प्रतिज्ञा के साथ मुकाबला करना चाहता हूं, नीले कपड़े वाले युवक ने जोर से कहा। बकवास बंद करो और हमला करो। प्रतिज्ञा की मुट्ठी से बड़ी ताकत फूटी। नीले कपड़े वाले युवक ने जल्दी से एक लोहे का पंखा निकाला ताकि वह उसका मुकाबला कर सके, लेकिन प्रतिज्ञा के एक मुक्के से वह पीछे हट गया। उसका चेहरा वहीं पर सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिज्ञा इतनी मजबूत होगी। इस समय प्रतिज्ञा की मुट्ठी लाल हो गई और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। यह इस बात का संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से चल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी तेजी से चलाने में सक्षम होना यह दिखाता था कि प्रतिज्ञा का शरीर कितना मजबूत था। प्रतिज्ञा उछली और मुक्के के जोरदार विस्फोट के साथ नीले कपड़े वाला युवक उस मुक्के से उड़ गया और मार्शल आर्ट्स मंच से बाहर जा गिरा। उसकी पीठ एक बीम से टकराई और वह एक मुंह खून उगलने से रोक नहीं पाया और फिर बेहोश होकर गिर गया। क्या मजबूत मुक्का है! सीनियर प्रतिज्ञा और भी ताकतवर होती जा रही हैं, मयूर मार्शल पैलेस के सदस्य एक एक करके बोले। जयंत आचार्य की मुस्कान और चमकदार हो गई। प्रतिज्ञा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार इंपीरियल राजधानी में सिंहल पवित्र भूमि के मूल्यांकन में जाने पर उसके चुने जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तब तक प्रतिज्ञा को कुछ गोलियां देकर उसकी ताकत बढ़ाई जाए और शायद वह चुन ली जाए। अगर प्रतिज्ञा वाकई में सिंहल पवित्र भूमि के मूल्यांकन के लिए चुन ली जाती है तो मयूर मार्शल पैलेस में उसकी शोहरत चरम पर पहुंच जाएगी और भविष्य में पैलेस मास्टर की जगह के लिए उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और कौन मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करता है? प्रतिज्ञा ने गर्व से नीचे देखा। कालीकट के युवा नायकों ने एक एक करके अपने सिर नीचे कर लिए। नीले कपड़े वाला युवक पहले से ही उनमें सबसे अच्छा माना जाता था। ऐसे लोग भी एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यहां मौजूद कितने लोग प्रतिज्ञा के मुक्के को रोक सकते थे? मैं तुमसे लड़ूंगा, एक आवाज आई और फिर एक काले मार्शल कपड़े पहने युवक मंच पर चढ़ गया। उसकी पीठ पर भारी काली तलवार ने बहुत ध्यान खींचा। यह वह है? रुद्र! मयूर मार्शल पैलेस के सदस्यों में हड़कंप मच गया। पर्पल गोल्ड ऑर्डर के सदस्य और अन्य लोगों का चेहरा गंभीर हो गया। जब उसने रुद्र को लड़ाई के मंच पर खड़ा देखा, जयंत आचार्य की चमकदार मुस्कान जम गई और उसका चेहरा तुरंत ठंडा और उदास हो गया। मैंने यहां रुद्र को देख लिया। तुम एक गद्दार हो जो जीना मरना नहीं जानता। मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? जयंत आचार्य अचानक खड़ा हो गया और हवा में खड़ा हो गया। क्या तुम मुझ पर हमला करने जा रहे हो? युवा सिटी लॉर्ड, यह तुम्हारा इलाका है। अगर कोई नियम तोड़े तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे? रुद्र डरा नहीं, बल्कि भीड़ की ओर बोला। युवा सिटी लॉर्ड! सबने अपने सिर घुमाए और रुद्र की नजर की दिशा में देखा और वाकई में वहां समर्थ को देखा। रुद्र, तुम बहुत क्रूर हो कि मुझे भी अपने समर्थन में खींच लिया। समर्थ, जो सबके ध्यान का केंद्र बन गया था, मन ही मन गाली दी और फिर बहादुरी से सिर उठाया। समर्थ को देखकर जयंत आचार्य, जो हमला करने वाला था, डर गया। हालांकि वह मयूर मार्शल पैलेस का बायां दूत था, समर्थ सिटी लॉर्ड का बेटा था और महान सिंहल राजवंश की एक नोबल रानी का वंशज था। कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिटी लॉर्ड शामिल है और यह बादल नाव अगर ठीक से गिना जाए तो सिटी लॉर्ड की संपत्ति मानी जा सकती है। जयंत आचार्य, यह बादल नाव कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है।
मुझे लगता है कि आपको मार्शल आर्ट्स मंच के नियम पता होंगे। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो मेरे पिता के लिए मुश्किल हो जाएगी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी मुश्किल होगी। फिर स्वाभाविक रूप से हम मयूर मार्शल पैलेस में समस्या सुलझाने जाएंगे। समर्थ ने जमीन पर पुराने भगवान की तरह कहा, अगर बात बहुत बड़ी हो गई तो उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जयंत आचार्य ने 3 महीने पहले हमारे कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बादल नाव पर हुई अराजकता के बारे में सुना होगा। एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स करने वाले ने मनमानी से हमला किया था और आखिरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक मजबूत सदस्य ने उसे काबू किया था। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। वैसे भी उस ताकतवर मार्शल आर्ट्स करने वाले की कोई खबर नहीं फैली। जयंत आचार्य के गाल फड़कने लगे। उसने इस बारे में स्वाभाविक रूप से सुना था। उसे नहीं पता था कि उस मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ का अंत में क्या हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं हुआ होगा। युवा सिटी मास्टर, ये रुद्र हमारे मयूर मार्शल पैलेस के वांछित गद्दार हैं। मेरा गद्दारों को पकड़ने के लिए कदम उठाना कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियम तोड़ना नहीं माना जाता, जयंत आचार्य ने कहा। जयंत आचार्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने नियम हैं। इस बादल नाव पर हर कोई टिकट देकर आया हुआ मेहमान है। वह हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सम्मानित मेहमान है। चूंकि वे सम्मानित मेहमान हैं, कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वाभाविक रूप से अपने सम्मानित मेहमानों को कोई हादसा नहीं होने देगा। बादल नाव पर आपको कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों का पालन करना होगा, समर्थ ने गंभीरता से कहा। वह जयंत आचार्य से नहीं डरता था, क्योंकि दरवाजे की रखवाली करने वाला अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। दरवाजे की रखवाली करने वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर जयंत आचार्य का चेहरा बदल गया। युवा सिटी मास्टर सही कह रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने नियम हैं। अब जब आप बादल नाव पर चढ़ गए हैं तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों का पालन करना होगा। एक बार जब आप बादल नाव से उतर जाएंगे, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करार खत्म हो जाएगा। फिर आप जो करना चाहें कर सकते हैं और हमारा कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको नहीं रोकेगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन अगर आप बादल नाव पर अपनी शिकायतें सुलझाना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट्स मंच पर जाएं। ऐसे में तो मैं मार्शल आर्ट्स एरेना जाऊंगा, जयंत आचार्य ने कहा और जाने वाला था। क्या नॉर्थ कैंपस में कोई नहीं बचा? या फिर युवा पीढ़ी अब अच्छी नहीं रही तो बूढ़े लोग ऊपर आकर दूसरों को धमकाने लगे हैं? रुद्र ने जोर से कहा। जयंत आचार्य का चेहरा हरा और सफेद हो गया और कई लोग उसकी ओर देखने लगे। वह अब मार्शल आर्ट्स एरेना नहीं जा सकता था। अगर वह जाता तो न सिर्फ वह शर्मिंदा होता, बल्कि मयूर मार्शल पैलेस भी शर्मिंदा होता। एक बार मयूर मार्शल पैलेस की प्रतिष्ठा उसकी वजह से खराब हो गई तो मयूर मार्शल पैलेस के वरिष्ठ अधिकारी अनिवार्य रूप से दूसरों का समर्थन करने लगेंगे। हालांकि रुद्र कमजोर नहीं है। शुरुआत में उसने शक्ति परिवार के लाओ यांग को एक झटके में मार डाला था। हालांकि रुद्र ने शायद कोई तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन शुरुआत में छोड़ी गई तलवार की मंशा हैरान करने वाली थी। चूंकि तुम्हारा नॉर्थ कैंपस हिम्मत नहीं कर रहा, मैं चाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। रुद्र ने लापरवाही से काली भारी चाकू और सिकाड़ा विंग चाकू उतारकर स्नेहा के सामने फेंक दिया। स्नेहा ने रुद्र की ओर देखा और चुपचाप काली भारी चाकू और सिकाड़ा विंग चाकू को रख लिया। चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। तलवार की कल्टीवेशन करने वाला जो अपनी तलवार खो देता है, वह कम से कम 30% कमजोर हो जाता है। कई लोगों ने अपनी नजर जयंत आचार्य और दूसरों की ओर मोड़ दी। जयंत आचार्य का फड़कना और तेज हो गया। रुद्र ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया था। अगर वह कदम नहीं उठाता तो क्या उसका मजाक नहीं उड़ेगा? तुम चाकू का इस्तेमाल नहीं करते, ये तुम्हारी अपनी बात है। हम तुमसे नहीं डरते। ये मत सोचो कि तलवार की कल्टीवेशन करने वाला होने के कारण तुम अजेय हो। इस दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत लोग हैं। जयंत आचार्य ने हंसते हुए प्रतिज्ञा से कहा। इस गद्दार को समझाओ कि अंतर क्या है। मैं उसे मंच पर आने का पछतावा करवाऊंगी, प्रतिज्ञा ने ठंडे स्वर में कहा और हमला करने से पहले बोली। धीरे, रुद्र ने चिल्लाया। क्या डर गए? जयंत आचार्य ने तंज कसा। नहीं, मुझे बस लगता है कि ऐसे लड़ने में मजा नहीं है। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा,
क्यों ना हम कुछ दांव लगाइए? रुद्र ने जयंत आचार्य की ओर देखकर कहा। कैसा दांव? जयंत आचार्य ने भौहें चढ़ाईं। मैं 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाऊंगा और तुम भी 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाओ। जो जीतेगा वह ले जाएगा। हिम्मत है? रुद्र ने कहा। मार्शल आर्ट्स दर्शकों में हड़कंप मच गया। यहां तक कि पर्पल गोल्ड ऑर्डर की सदस्य प्रतिज्ञा भी प्रभावित हुई। आपको पता होना चाहिए कि 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी राशि नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होंगे जो तुम दांव पर लगा सको। जयंत आचार्य को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि रुद्र के पास 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। युवा सिटी मास्टर मुझ पर 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का कर्जदार है। अगर तुम जीत गए तो तुम उनसे मांग सकते हो। युवा सिटी मास्टर, क्या ऐसा नहीं है? रुद्र ने समर्थ की ओर चिल्लाकर कहा। तुमने अभी तक मेरी मदद नहीं की, समर्थ ने जवाब दिया, लेकिन जब उसने रुद्र की आंखों में ठंडक देखी तो उसे जल्दी से अपने शब्द वापस लेने पड़े। हाँ, मैं अभी भी उस पर 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का कर्जदार हूं। अगर रुद्र हार गया तो तुम मुझसे मांग सकते हो। जयंत आचार्य ने सिर हिलाया। उसे डर नहीं था कि समर्थ कर्ज से मुकर जाएगा। यहां इतने सारे लोग गवाह थे। अगर रुद्र हार गया और समर्थ ने भुगतान नहीं किया तो वह सिटी के सिटी मास्टर के पास जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि जयंत आचार्य के 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कहाँ हैं? रुद्र ने कहा। 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर यहीं हैं। जयंत आचार्य ने 10 सुनहरे टिकट निकाले। ये खजाने हॉल के सुनहरे टिकट हैं। प्रत्येक टिकट 100 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के बराबर है। इसे महान यान राजवंश में खजाने हॉल की किसी भी शाखा में भुनाया जा सकता है। खजाने हॉल की ताकत बहुत बड़ी है। न सिर्फ पूरे मगध क्षेत्र में बल्कि पूरे सिहलवर्ष खजाने हॉल के सुनहरे टिकटों पर विशेष छाप होती है जिसे एक नज़र में पहचाना जा सकता है। मगध क्षेत्र में कोई भी खजाने हॉल के सुनहरे टिकटों को नकली बनाने की हिम्मत नहीं करता। मैं जयंत आचार्य से इन 10 सुनहरे टिकटों को युवा सिटी मास्टर को सुरक्षित रखने के लिए देने की परेशानी उठाने को कहूंगा, रुद्र ने कहा। तुम? जयंत आचार्य थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन सोचने के बाद उसने गुस्सा नहीं दिखाया। आखिरकार वह बाद में 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जीत सकता था। न सिर्फ वह इतनी बड़ी कमाई कर सकता था, बल्कि शायद वह मौके का फायदा उठाकर रुद्र को मार भी सकता था। जयंत आचार्य ने 10 सुनहरे टिकट समर्थ को दिए। फिर उसने मार्शल आर्ट्स मंच पर प्रतिज्ञा की ओर हाथ हिलाया। प्रतिज्ञा ने कदम बढ़ाया। इस विस्फोटक गोली को लो। इससे तुम्हारी ताकत कम से कम 30% बढ़ जाएगी और इसका असर 100 सांसों तक रहेगा। जयंत आचार्य ने एक गहरे रंग की गोली निकाली। यह गोली 100 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत की थी। आमतौर पर जयंत आचार्य इसे इस्तेमाल करने में हिचकिचाता, लेकिन इस बार ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जीतने के लिए उसे इसे इस्तेमाल करना पड़ा। उससे निपटने के लिए क्या मुझे विस्फोटक ऊर्जा गोली की जरूरत है? प्रतिज्ञा ने भौहें चढ़ाईं। प्रतिज्ञा, बहुत घमंड मत करो। हालांकि रुद्र एक आधा अपंग तलवार की कल्टीवेशन करने वाला है, उसने उस दिन आकाशीय सदस्य अर्पण को हरा दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी तलवार की मंशा बहुत मजबूत थी। चूंकि उसने तुमसे बिना चाकू के लड़ने की धमकी दी है, इसका मतलब है कि उसे तुमसे लड़ने का भरोसा है। जयंत आचार्य ने यह कहते हुए अपना चेहरा उदास कर लिया। क्या उसे सच में लगता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है? तो विस्फोटक ऊर्जा गोली लो और बाद में उसे मार डालो। कोई कसर मत छोड़ना। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया और विस्फोटक ऊर्जा गोली को एक घूंट में निगल लिया। जैसे ही दवा की ताकत घुली, उसके शरीर से एक तेज धारा की तरह आवाज आई। दवा की भयंकर और बेजोड़ ताकत उसके शरीर में एक ड्रैगन की तरह मथ रही थी। उस बढ़ती ताकत का एहसास प्रतिज्ञा के रौब को और मजबूत कर रहा था। उसे मार डालो, कोई कसर मत छोड़ना, जयंत आचार्य ने चिल्लाया। मार! प्रतिज्ञा मंच पर उछली। धूम! जैसे एक पहाड़ गिरा हो, पूरे मार्शल आर्ट्स मंच को हिला दिया। इस रौब के साथ देखने वाले सब हैरान हो गए।
इतनी तेज? क्या इस महिला ने दवा ली है? समर्थ की भौहें उछलीं और उसने हैरानी से कहा, रुद्र, यह महिला पहले से अलग है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? प्रतिज्ञा के चारों ओर हवा का प्रवाह तेजी से उमड़ा और उसके आसपास उथल पुथल बन गई। विशाल हवा का प्रवाह एक तूफान की तरह था जो चारों दिशाओं में बह रहा था, और कुछ युवा मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले कई कदम पीछे हट गए। इस समय रुद्र ने कदम बढ़ाया। सबकी नजर में रुद्र का पूरा शरीर एक तलवार में बदल गया, लेकिन अंतर यह था कि यह तलवार एक दुनिया को हिला देने वाली तेजी दिखा रही थी। तलवार की मंशा को चरम तक उकसाया गया। एक चाकू से काट दो। आसपास की हर चीज कुचल दी गई, यहां तक कि मार्शल आर्ट्स मंच भी वहीं पर ढह गया। खतरे को महसूस करते हुए प्रतिज्ञा ने सहज रूप से अपने हाथ उठाए और अपनी ताकत को तेजी से जुटाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अजेय तलवार की मंशा उसके शरीर में घुस गई। यहां तक कि बिना तलवार के रुद्र की तलवार की मंशा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, क्योंकि रुद्र खुद एक तलवार था। तलवार की मंशा 30 फीट तक फैल गई और फिर रुक गई, और प्रतिज्ञा पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल गिर चुकी थी। उसके पैरों के नीचे एक टूटा हुआ मार्शल आर्ट्स मंच था। वह रुद्र को खाली नजरों से देख रही थी। उसके माथे पर एक खून की रेखा दिखाई दी, और यह खून की रेखा उसके माथे से उसके पैरों तक फैल गई। प्रतिज्ञा मर चुकी थी। जिन युवा मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वालों ने अभी अभी बिखरी तलवार की मंशा का विरोध किया था और तलवार की मंशा से लगभग घायल हो गए थे, वे हैरान थे। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी क्षतिग्रस्त मार्शल आर्ट्स मंच पर खड़े रुद्र को आश्चर्य से देख रहे थे। सिर्फ एक हमले से मयूर मार्शल पैलेस के पर्पल गोल्ड ऑर्डर की सदस्य प्रतिज्ञा को सेकेंडों में मार डाला गया। फूह! रुद्र ने एक मुंह खून उगला। उसका चेहरा बेहद पीला था, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। प्रतिक्रिया? यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतनी ताकतवर तलवार की कुशलता को छोड़ने के बाद अगर प्रतिक्रिया न होती तो अजीब होता। देखने वाली पुरानी पीढ़ी के लोग हल्के से सिर हिलाए। मंच के नीचे खड़ी स्नेहा चिंतित दिख रही थी। वह मूल रूप से मंच पर चढ़ने की योजना बना रही थी, लेकिन अंत में उसने संघर्ष किया और फिर भी मंच तक नहीं पहुंची। तुम मरना चाहते हो? जयंत आचार्य की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे होश आया, और उसने हवा में रुद्र पर एक हथेली से हमला किया। ताकतवर हथेली किसी भी जन्मजात स्तर के मार्शल आर्ट्स करने वाले को मारने के लिए काफी थी। अचानक दरवाजे की रखवाली करने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कदम उठाया और जयंत आचार्य पर एक मुक्का मारा। मुक्के के प्रभाव से हवा का प्रवाह फट गया और जयंत आचार्य 3 कदम पीछे हट गया, लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी उसी जगह पर खड़ा रहा। यह साफ था कि वह ज्यादा मजबूत था। जयंत आचार्य दूत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें नहीं तोड़ेंगे, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरे लिए मुश्किल हुई तो आप भी आसानी से नहीं बच पाएंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा। दूसरे लोग जयंत आचार्य से डरते थे, वह नहीं डरता था। आखिरकार उसके पीछे कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। जयंत आचार्य ने दांत पीसे और रुद्र को घूरा, यह चाहते हुए कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि उसने न सिर्फ प्रतिज्ञा को खोया जो भविष्य में उसकी मददगार हो सकती थी, बल्कि 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी खो दिए। हालांकि जयंत आचार्य मयूर मार्शल पैलेस का बायां दूत था। 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी राशि नहीं थी, और यह आध्यात्मिक पत्थर मयूर मार्शल पैलेस ने खास तौर पर उसे और मयूर मार्शल पैलेस के सदस्यों को इंपीरियल राजधानी में इस दौरान खर्च करने के लिए आवंटित किया था। इन 1000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बिना जयंत आचार्य और बाकी सदस्यों को अपनी कमर कसकर गुजारा करना पड़ेगा। जयंत आचार्य, आप आखिरकार एक बड़े हैं, लेकिन इतने बेशर्म हैं कि मुझ जैसे जूनियर पर हमला करेंगे। फिर भी आप इतने बेशर्म क्यों हैं? रुद्र ने यह कहने के बाद एक और मुंह खून उगला। उसका चेहरा और पीला हो गया और वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। जयंत आचार्य इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया और उसके फेफड़े फटने वाले थे। अगर अधेड़ उम्र का आदमी उसे घूरता न होता तो वह रुद्र को पहले ही मार चुका होता।
क्या? आखिरकार आप मयूर मार्शल पैलेस के बायां दूत हैं। हार को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप हार गए तो हार गए, लेकिन फिर भी आप बेशर्मी से हमला करते हैं। क्या आपकी हिम्मत इतनी छोटी है? रुद्र ने जयंत आचार्य को चोट पहुंचाना जारी रखा। मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें इस बादल नाव पर उछलने दूंगा। एक बार जब तुम बादल नाव से उतर जाओगे, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को 100 तरीकों से प्रताड़ित करूंगा। जयंत आचार्य ने रुद्र को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा फटने वाला था। क्या तुम मुझे और मेरी बहन को प्रताड़ित करने वाले हो? रुद्र ने दांत पीसे और उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी उंगली मयूर मार्शल हॉल के सदस्यों की ओर बढ़ाई। नॉर्थ कोर्ट के इन कछुओं में से कौन मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करता है? इन शब्दों के साथ नॉर्थ कैंपस के सदस्यों की आंखें लाल हो गईं और वे सबके सामने अपमानित हो गए। अगर वे कदम नहीं उठाते तो क्या उनका मजाक नहीं उड़ेगा? मैं आता हूं, मैं तुमसे लड़ूंगा। कमल और तन्मय एक साथ खड़े हो गए। कमल और तन्मय दोनों उत्तर मयूर के गोल्डन ऑर्डर के सदस्य थे और वे प्रतिज्ञा जितने ही ताकतवर थे। नॉर्थ कैंपस के तुम लोग इतने बेशर्म हो। मुझे घायल देखकर तुम मुझे उठाना चाहते हो, रुद्र ने हंसते हुए कहा। कमल और तन्मय का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उन्होंने वाकई में रुद्र को घायल देखा था, इसलिए वे बाहर निकलने का फैसला किया था। क्या तुम और दांव लगाना चाहते हो? रुद्र ने अपनी नजर जयंत आचार्य की ओर मोड़ी। वैसे भी वे दुश्मन थे और जयंत आचार्य उसे मारने वाला था, तो रुद्र को उसके साथ नरमी क्यों बरतनी चाहिए? जब जयंत आचार्य ने यह सुना तो वह गुस्से से लगभग फट पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। वह इतना गुस्सा था कि अपनी ताकत को दबाए रख रहा था। डर था कि वह रुद्र पर हमला न कर दे। जयंत आचार्य पहले नुकसान उठा चुका था, लेकिन इस बार जयंत आचार्य चुप रहा। क्या डर गए? क्यों न हम और बड़ा खेलें? हर एक 2000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देगा और मैं अकेले उन दोनों से लड़ूंगा, रुद्र ने कहा। क्या? एक बनाम दो? यहां मौजूद हर कोई रुद्र को हैरानी से देखने लगा। रुद्र, कृपया और मत लड़ो। ऐसे लड़ते रहे तो तुम मर जाओगे, स्नेहा ने जल्दी से कहा। वह सचमुच डर गई थी कि रुद्र आग से खेल रहा था और खुद को जला लेगा। रुद्र का अभी का चाकू बहुत मजबूत था, लेकिन रुद्र स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया से घायल हो गया था, वरना वह खून नहीं उगल रहा होता। सिर्फ समर्थ ने अपनी ठुड्डी को छुआ और रुद्र को घूरा। उसे हमेशा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था। जयंत आचार्य ने रुद्र को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा लगभग फटने वाला था। मयूर वुडियन का नॉज सिटी की सबसे बड़ी ताकत थी। उसे इस तरह कभी चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा गया था। ठीक है, 2000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, मैं इस दांव को बढ़ाऊंगा, जयंत आचार्य ने ठंडे स्वर में कहा। और वहीं पर खजाने हॉल के 20 सुनहरे टिकट निकाले और उन्हें शुआनवू यी की ओर फेंक दिए। जयंत महोदय, यह हमारी यात्रा का खर्चा है। अगर हम हार गए? साथ आए आर्कडेकन ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। हारना? चिंता मत करो, हम नहीं हार सकते। क्या तुम भूल गए कि वे किस चीज में अच्छे हैं? जयंत आचार्य ने हंसते हुए कहा। जब आर्कडेकन ने कमल और तन्मय को देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसे वहीं पर समझ आया कि हालांकि ये दोनों लोग अकेले में प्रतिज्ञा जितने ही मजबूत थे, लेकिन अगर वे एक साथ मिलकर लड़ें तो बात पूरी तरह अलग होगी। यहां तक कि 10 प्रतिज्ञा भी उनकी रक्षा को तोड़ने की सोच नहीं सकती थीं। कमल और तन्मय एक के बाद एक मंच पर चढ़ गए। रुद्र, जो अभी भी खून उगल रहा था, अचानक मुस्कुराया और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका पहले से पीला चेहरा फिर से सामान्य हो गया। नकली? वह घायल नहीं हुआ था, वह जानबूझकर नाटक कर रहा था। लड़ाई मंच के आसपास के दर्शकों में हड़कंप मच गया। यह देखकर स्नेहा हैरान रह गई। अपनी प्रतिक्रिया वापस पाने के बाद उसके दांत गुस्से से किटकिटाने लगे और वह रुद्र को मुक्का मारना चाहती थी। मैंने तो कहा था कि कुछ गड़बड़ है। यह लड़का सचमुच नाटक कर रहा था और उसने ऐसा नाटक किया कि सच लगे। समर्थ को एक बार शक हुआ था कि क्या रुद्र सचमुच तलवारबाज है। तलवार की कल्टीवेशन करने वाला स्पष्ट स्वभाव का होता है, लेकिन रुद्र ने कमजोरी दिखाने की चाल चली और जयंत आचार्य से 2000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर फिर से निकलवाए। वह इतना सीधा तलवारबाज कैसे हो सकता है? जयंत आचार्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसकी आंखें रुद्र पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी था, लेकिन वह पहले से बहुत शांत हो गया था। इस समय रुद्र का शरीर फिर से एक तलवार में बदल गया और विशाल तलवार की मंशा छूट गई, जो पूरे मार्शल आर्ट्स एरेना में फैल गई, और देख रहे युवा मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले दूर पीछे हट गए। क्षण पहले जैसी ही डरावनी तलवार की मंशा ने कमल और तन्मय पर हमला किया। इस चाकू का सामना करते हुए कमल अचानक तन्मय के पीछे भागा और दोनों से एक अनोखी आभा फूटी। साथ ही उन्होंने अपने हाथ हिलाकर इसे अपने सामने रोक लिया। धूम जैसे घंटी की आवाज हुई, दोनों लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ घूमी और एक सुनहरी घंटी की आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई, जो दोनों को मजबूती से ढक रही थी। तलवार सुनहरी घंटी की आध्यात्मिक ऊर्जा से टकराई, लेकिन तलवार की मंशा इसे भेद नहीं पाई। धमाका! रुद्र आध्यात्मिक ऊर्जा की सुनहरी घंटी से आए झटके से कई कदम पीछे हट गया और उसका खून इतना हिल गया कि रुद्र ने कमल और तन्मय को हैरानी से देखा। यह है मयूर वुडियन की सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल, एक बड़े ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन काल में सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल देख पाऊंगा। इस मार्शल कला के लिए कम से कम 2 लोगों को एक साथ अभ्यास करना पड़ता है और उन्हें एक ही समय में अभ्यास करना होता है, जो बहुत मुश्किल है। मार्शल आर्ट्स करने वाले जो सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल को एक साथ विकसित कर सकते हैं, बहुत कम हैं। लेकिन अगर यह विकसित हो जाए तो दोनों मिलकर रक्षा को लगभग अजेय बना देते हैं। अजेय? इतना अतिशयोक्ति नहीं है, किसी ने असहमति जताई। अतिशयोक्ति? तुम नहीं जानते कि सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल कितनी ताकतवर है। यहां तक कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो उनके हमउम्र लोगों में से मुट्ठी भर लोग ही सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल को तोड़ सकते हैं, बड़े ने हंसते हुए कहा। इस समय कमल और तन्मय ने सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल का इस्तेमाल करके रुद्र को कुचल दिया। ये दोनों पर्पल गोल्ड ऑन ऑर्डर के सदस्य थे और एक साथ मिलकर पहले से ही मजबूत थे। सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल के साथ वे बेहद तानाशाही हो गए थे। जैसे जैसे यह लुढ़कता गया, सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल की आवाज और तेज होती गई। जयंत आचार्य के मुंह के कोने में ठंडक की झलक थी। सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल की असली डरावनी बात यह है कि यह हमले और रक्षा को जोड़ सकती है। कमल और तन्मय ने इसे इतने ताकतवर स्तर तक इस्तेमाल किया था कि मयूर मार्शल पैलेस का सबसे बड़ा व्यक्ति भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। इन दोनों द्वारा विकसित सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल मयूर वुडियन का इस बार सिहल पवित्र भूमि मूल्यांकन में हिस्सा लेने के लिए एक त्रुप का पत्ता था। इसे मूल रूप से मूल्यांकन के दिन इस्तेमाल करना था, लेकिन रुद्र बहुत घमंडी था, इसलिए इसे पहले ही उजागर करना पड़ा। वैसे भी अगर कोई इसे जान भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल में लगभग कोई कमी नहीं है। उसके हाथ पैर मेरे लिए कुचल दो, उसे मत मारो, एक सांस छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वह 9 जन्मों और 9 मौतों का दर्द अनुभव करे, जयंत आचार्य ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। कमल और तन्मय की सुनहरी घंटी ऊर्जा ढालें रुद्र की ओर लुढ़कीं और रुद्र को कुचलने वाली थीं। इस पल में रुद्र की आंखों में अचानक एक तलवार की रोशनी खिल गई। जिस पल यह तलवार की रोशनी उभरी, रुद्र ने अपने हाथ से हवा को पकड़ा और काली भारी तलवार और सिकाड़ा विंग तलवार खींचकर उसके हाथों में आ गई। क्षण जिस पल दोनों चाकू रुद्र के हाथों में आए, वे पूरी तरह से एक में मिलने के संकेत दिखाने लगे। द्विध्रुवीय का विनाश! रुद्र ने अपनी तलवार घुमाई और काट दी। दर्शकों में बैठे लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने काले और सफेद रंग की विशाल तलवार को गिरते देखा, जैसे जीवन और मृत्यु की सीमा गिर रही हो, और पूरा मार्शल आर्ट्स मंच टुकड़े टुकड़े हो गया। धूम! सुनहरी घंटी ऊर्जा ढाल फट गई। कमल और दोनों ने खून उगला और उड़ गए, दूर जाकर भारी रूप से टकराए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं पर बेहोश हो गए। डरावनी तलवार की मंशा चारों ओर फैल गई और कुछ बड़ों ने इसे दबाने के लिए कदम उठाया। हालांकि तलवार की मंशा को आखिरकार दबा दिया गया। वे काफी हैरान थे, क्योंकि हुई तलवार की मंशा इतनी मजबूत थी कि उन्हें इसे पूरी तरह दबाने के लिए कुछ ताकत खर्च करनी पड़ी। बची हुई शानदार तलवार की मंशा इतनी डरावनी है, तो क्या अभी की तलवार में मौजूद सबसे मजबूत तलवार की मंशा और भी डरावनी नहीं होगी? फू! जयंत आचार्य इतना गुस्सा हुआ
कि उसने एक मुंह खून उगल दिया। 3000 ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हारने की बात तो छोड़ ही दो, प्रतिज्ञा की दुखद मौत हो गई और कमल और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पता नहीं उनकी हालत क्या थी। रुद्र तेजी से मंच से नीचे उतरा, स्नेहा के पास पहुंचा, उसे उठाया और चला गया। तुम अभी भी जाना चाहते हो? यहीं रुको। जयंत आचार्य गुस्से से पीछा करने लगा। क्या? मयूर मार्शल पैलेस के सम्मानित बायां दूत, तुम अभी भी हार नहीं मानते या फिर एक और लड़ाई करना चाहते हो? रुद्र ने बिना डरे कहा। जयंत आचार्य, नियम मत तोड़ो। अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही आगे खड़ा था। उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर जयंत आचार्य रुक गया। उसका चेहरा बेहद गहरा हो गया। कालीकट चैंबर ऑफ कॉमर्स के नियम तोड़े नहीं जा सकते थे। हालांकि वह रुद्र को मारना चाहता था, अधेड़ उम्र का आदमी निश्चित रूप से उसे रोकता। एक पल रुको। स्नेहा रुद्र के हाथ से छूट गई और इससे पहले कि रुद्र कुछ समझ पाता, स्नेहा पहले से ही लड़ाई मंच के पास पहुंच गई थी। और फिर सबके सामने उसने प्रतिज्ञा के साथ लाया हुआ थैला निकाल लिया। अगर गंभीर रूप से घायल कमल और तन्मय दोनों को मयूर मार्शल पैलेस के सदस्यों ने न बचाया होता तो स्नेहा शायद उनके थैले भी लेने चली जाती। यह दृश्य देखकर समर्थ हैरान रह गया। जयंत आचार्य ने लगभग फिर से एक मुंह पुराना खून उगल दिया। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन स्नेहा का तरीका सही था। आखिरकार प्रतिज्ञा हार गई थी और उसके पास जो कुछ था वह स्वाभाविक रूप से उसका हो जाता। रुद्र, तुम बहुत चतुर हो। इस बार तुमने जयंत आचार्य को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। समर्थ ने तारीफ की। बकवास मत करो, मुझे वे सुनहरे टिकट दो। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया। क्या तुम्हें इन्हें यहां छोड़ने की चिंता नहीं है? समर्थ ने बड़बड़ाया। वह मूल रूप से इन्हें निकालना नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र की तलवार से भरी आंखें देखकर उसे मजबूरन सभी 30 सुनहरे टिकट निकालने पड़े। मुझे चिंता नहीं होगी अगर मैं इन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूं। रुद्र ने 30 सुनहरे टिकट रख लिए। रुद्र, तुम सब नहीं ले सकते। मेरे लिए 2 छोड़ दो, मैंने भी तो योगदान दिया है। समर्थ उन्हें छीनना चाहता था, लेकिन रुद्र की एक नजर के बाद उसे रुकना पड़ा। इस समय रुद्र ने एक बड़ा मुंह खून उगला। रुद्र, अब खत्म हो गया, कृपया नाटक करना बंद करो, समर्थ ने कहा। मैंने नाटक नहीं किया। रुद्र अपने शब्द खत्म करने से पहले बेहोश हो गया। रुद्र। स्नेहा जल्दी से आगे बढ़ी और रुद्र को पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सत्यनारायण ने फिर से जांच की, फिर धीरे से खड़ा हो गया। वह कैसे है? स्नेहा ने चिंतित होकर पूछा। अगर उसकी जन्मजात स्तर की कल्टीवेशन यिन और यांग विनाश को जबरदस्ती इस्तेमाल करती और अगर उसके शरीर की नसें पर्याप्त मजबूत न होतीं तो उसके पूरे शरीर की नसें ढह जातीं और वह मर जाता। अब उसके अंदरूनी अंगों पर बस चोट लगी है और वह बेहोश हो गया है। 1-2 दिन आराम करने के बाद वह जाग जाएगा, सत्यनारायण ने कहा। ये शब्द सुनकर स्नेहा की चिंताएं दूर हो गईं। चिंता मत करो, यह लड़का आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ सकता। जब समर्थ ने यह कहा तो उसने अचानक स्नेहा को घूरा और फिर रुद्र को देखा। तुम क्या देख रहे हो? स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। गलत मत समझो, मुझे बस अचानक एहसास हुआ कि तुम और रुद्र एक जैसे नहीं दिखते। क्या तुम उसकी बहन नहीं हो? तुम दोनों इतने अलग क्यों दिखते हो? समर्थ ने जल्दी से कहा। वह स्नेहा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। यह बर्फीली सुंदरता कभी भी तलवार निकालकर हमला कर सकती थी। शुरुआत में कोई खून का रिश्ता नहीं है तो एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? स्नेहा ने बेहोश रुद्र को देखा। खून का रिश्ता नहीं? क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? समर्थ ने हैरानी से कहा। हां, लेकिन जैविक रूप से नहीं, स्नेहा ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा। हालांकि उसे रुद्र को भाई कहना पसंद नहीं था, वह इस तथ्य से इनकार नहीं करती थी कि रुद्र उसका भाई था। स्नेहा मूल रूप से ज्यादा कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इस बात को बहुत लंबे समय से दबाए हुए थी। अगर समर्थ ने गलती से इसका जिक्र न किया होता तो वह इसे न कहती। वैसे भी रुद्र बेहोश था और वह इसे सुन नहीं सकता था। रुद्र और तुम जैविक भाई बहन नहीं हो? समर्थ अचानक उत्साहित हो गया। स्नेहा बहन, क्या बात है, मुझे बताओ। रुद्र के पिता और मेरे पिता एक ही उपनाम के साथ सौतेले भाई हैं। जब रुद्र छोटा था उसके माता पिता बाहर घूमने गए थे।
अब तक वे वापस नहीं आए हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया हो, लेकिन मेरे पिता ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उन दोनों के साथ कोई हादसा नहीं हो सकता। स्नेहा ने कहा, इतने सालों तक वापस न आने पर कोई भी सोचेगा कि हादसा हो गया होगा। समर्थ अपने शब्द खत्म करने से पहले एक आवाज अचानक आई, तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? रुद्र। समर्थ हैरान रह गया। रुद्र को जागते हुए देखकर और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, क्या तुम्हें जागने में एक दिन नहीं लगना चाहिए था? तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? एक सामान्य व्यक्ति शायद 1-2 दिन तक बेहोश रहता, लेकिन रुद्र के शरीर में तलवार की नसें थीं और उसने पहले ही प्रतिक्रिया को सोख लिया था। जब समर्थ और स्नेहा बात कर रहे थे, रुद्र पहले ही जाग गया था बिना अपनी आंखें खोले, क्योंकि दोनों की बातचीत का विषय उससे जुड़ा हुआ था। रुद्र ने समर्थ को नजरअंदाज किया और स्नेहा को देखा। क्या तुम इसे बहुत पहले ही जानते थे? रुद्र का मूड स्थिर देखकर स्नेहा मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा। वह रुद्र को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर रुद्र ने इसे नहीं देखा होता तो पहली बार पता चलने पर वह बहुत उत्तेजित हो जाता। जब तुम कुषाण प्रोटेक्टर संप्रदाय से बात कर रही थीं, मैंने कुछ शब्द सुने थे। उस समय मुझे बस कुछ संदेह था, लेकिन मैं पक्का नहीं कर सका। यह सच निकला, रुद्र ने कहा। कई अनुभवों के बाद रुद्र ने बहुत पहले ही सब कुछ शांति से लेना सीख लिया था। अपने माता पिता के बारे में रुद्र थोड़ा उदासीन हो गया था, क्योंकि वे बहुत दूर थे और उसे उनकी शक्ल भी याद नहीं थी। जब रुद्र छोटा था, उसने अपने चाचा से पूछा था, लेकिन हर बार जवाब मिलता था कि उसके माता पिता दूर गए हैं और बाद में वापस आएंगे। बड़ा होने के बाद उसके माता पिता अभी भी वापस नहीं आए। रुद्र ने वास्तव में बहुत समय से महसूस किया था, शायद उन दोनों के साथ कोई हादसा हो गया हो, वरना इतने सालों बाद वे वापस क्यों नहीं आए? रुद्र, तुम्हारे माता पिता के बारे में मैंने केवल अपनी बहन और पिता की बातचीत को गलती से सुना था। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक ही उपनाम के साथ सौतेले भाई हैं। बाकी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। स्नेहा ने सच कहा। यह कहने के बाद उसे अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ, क्योंकि वह इस बात को कई सालों से दबाए हुए थी। वह कई बार इसे बताना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। आखिरकार उसके पिता और बहन रुद्र से इसे छिपा रहे थे। अब इसे बताने का कारण यह है कि रुद्र ने पहले ही अनुमान लगा लिया था और इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा रुद्र बड़ा हो गया था और रुद्र को ये बातें जाननी चाहिए थीं। तुम बाद में अपने पिता और बहन से फिर से पूछ सकते हो और शायद वे तुम्हें और बताई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने माता पिता के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आखिरकार दुनिया में कई हादसे होते हैं और हर कोई मरेगा। स्नेहा ने सांत्वना दी। वास्तव में भले ही चाचा और साक्षी मुझे न बताएं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अब मेरे लिए बहुत धुंधले हो गए हैं। अगर उनके साथ सचमुच कोई हादसा हुआ है, तो अगर मेरे पास भविष्य में काबिलियत होगी तो मुझे उनकी हड्डियां ढूंढकर दफनानी होंगी। रुद्र ने उदासीनता से कहा। तुम उनसे नफरत करते हो, है ना? स्नेहा रुद्र के भावनाओं को देखकर मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोली, पहले मैं नफरत करता था कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे छोटे में छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़कर। अब मैं नफरत नहीं करता। शायद उनकी अपनी मजबूरी थी। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। कई बार जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद रुद्र पहले ही सब कुछ हल्के में लेना सीख गया था। समर्थ पहले ही चला गया था। आखिरकार यह रुद्र और स्नेहा का पारिवारिक मामला था और वह इसमें जल्दबाजी से शामिल नहीं हो सकता था। इसलिए वह दोनों के बात करने के दौरान चला गया। पता नहीं क्या यह इसलिए था कि उसने कई सालों से दबी हुई बात को व्यक्त कर दिया था, लेकिन स्नेहा का मूड बहुत बेहतर हो गया था, या कम से कम उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। रुद्र को चुप देखकर स्नेहा कुछ बोलने वाली थी कि अचानक समर्थ अंदर भागा। उसने दरवाजा अचानक बंद कर दिया। उसका चेहरा बहुत खराब दिख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रुद्र ने भौहें चढ़ाकर समर्थ को देखा। लग गए, उस पागल औरत ने मुझे ढूंढ ही किया, समर्थ ने कांपती आवाज में कहा। पागल औरत? रुद्र की भौहें और सिकुड़ गईं। समर्थ, तुम कहां हो? बाहर निकलो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम यहां छिपे हो।
तुरंत बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगी। बाहर से एक दबंग महिला की आवाज आई। यह आवाज सुनकर समर्थ डर से पीला पड़ गया और जल्दी से एक और केबिन में छिप गया। धम! केबिन का दरवाजा टूट गया और एक लाल मार्शल रोब पहने लड़की ने किसी को अंदर ले लिया। हालांकि यह लड़की बेहद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह अच्छी दिखने वाली थी। वह बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन बेहद भरी हुई थी। अगर चेहरा न देखा जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल था कि इतने शरीर वाली महिला एक लड़की है। समर्थ कहाँ है? वह कहाँ छिपा है? जब लाल मार्शल रोब वाली लड़की ने रुद्र और स्नेहा को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी का भाव आया। रुद्र खुद बुरा नहीं दिखता और उसका चेहरा सुंदर है। तलवार की महारत हासिल करने के बाद और उसकी तलवार की आत्मा उसके खून और हड्डियों में समा जाने के बाद उसमें एक बेहद अनोखा और ईमानदार स्वभाव था। स्नेहा के बारे में, हालांकि वह अब भी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी, उसकी काया और शक्ल पहले से ही बेहद खूबसूरत होने की संभावना दिखा रही थी और वह भविष्य में निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत होगी। क्या खूबसूरत जोड़ा! लाल मार्शल रोब वाली लड़की अपने दिल में मदद नहीं कर सकी, लेकिन तारीफ की। समर्थ कहाँ है? वह कहाँ छिपा है? लाल मार्शल रोब वाली लड़की ने रुद्र से पूछा। इससे पहले कि रुद्र जवाब दे पाता, वह एक केबिन की ओर भागने वाली थी। तुम वहां नहीं जा सकती। रुद्र जल्दी से उठा और आगे खड़ा हो गया, क्योंकि इस केबिन में कियारा रहती थी। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि समर्थ यहां है। मेरे लोगों ने उसे अपनी आंखों से इस केबिन में भागते देखा था। वह अंदर ही छिपा होगा। मेरे रास्ते से हटो। लाल मार्शल रोब वाली लड़की ने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और रुद्र पर काट दिया। चाकू की शक्ति! रुद्र ने लाल मार्शल रोब वाली लड़की को हैरानी से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक तलवारबाज होगी और उस चाकू में तलवार की मंशा थी। रुद्र ने अपनी उंगलियों को तलवार में बदला और बहुत तेज गति से लाल रोब वाली लड़की की कोहनी को छुआ। दोनों तलवार की मंशाएं टकराईं और फिर रद्द हो गईं। अनाया हैरान हुई और 2 कदम पीछे हट गई। फिर रुद्र को हैरानी से देखा। क्या तुम भी तलवारबाज हो? अंदर लोग आराम कर रहे हैं। अगर तुम फिर से जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करने में दोष मत देना। रुद्र ने उदासीनता से कहा। मेरे साथ सख्ती? अनाया ने अपनी भौहें हल्के से उठाईं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कैसे सख्ती कर सकते हो। तुरंत उसने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और उसके शरीर से एक हैरान करने वाली तलवार की शक्ति खिल गई। चाकू की शक्ति ने रुद्र पर हमला किया और काट दिया। इसमें मौजूद तलवार की मंशा पहले से ज्यादा मजबूत थी। छन! रुद्र के शरीर से एक कठोर तलवार की आवाज गूंजी। जैसे ही तलवार की आवाज उभरी, अनाया का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और चाकू की शक्ति कट गई। जो चीज उसके दिल को कांपने वाली थी वह यह थी कि इसमें मौजूद तलवार की मंशा वास्तव में दब गई थी। अचानक रुद्र के शरीर से एक और मजबूत तलवार की मंशा उभरी। यह तलवार की मंशा इतनी वास्तविक थी जितनी कोई चीज। अनाया का चेहरा और पीला हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र की तलवार की मंशा उससे कहीं बेहतर थी। दांत पीसकर अनाया ने अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय किया, दबाव को तोड़ा और एक हमले के साथ रुद्र पर वार दिया। धम! रुद्र तेज था और उसने अनाया के दाहिने कंधे पर लात मारी। मजबूत ताकत ने उसे दूर उड़ा दिया और उसकी पीठ केबिन के खंभे से जोर से टकराई। अगर अनाया में मारने का इरादा न होता तो इस लात से उसकी हड्डियां टूट गई होतीं। भले ही हड्डियां न टूटी हों, अनाया के चेहरे के नैन नक्श दर्द से लगभग विकृत हो गए थे जब वह जमीन पर गिरी, क्योंकि यह लात न सिर्फ भारी थी बल्कि इसमें चाकू की ताकत भी थी जो शरीर में घुस गई थी, जैसे हजारों चाकू काट रहे हों। दिल में दर्द हो रहा है। अनाया अचानक रोने लगी। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। वह बहुत आहत दिख रही थी। बचपन से लेकर अब तक उसे कभी नहीं पीटा गया था। अनाया का रोना तेज और तेज था, जिससे रुद्र को चिढ़ हो रही थी। चुप रहो! रुद्र ने गुस्से से चिल्लाया। अनाया इतना डर गई कि उसने बोलना बंद कर दिया, लेकिन आंसू अभी भी उसके चेहरे पर लटके थे और उसका मुंह हल्के से कांप रहा था, यह नहीं जानते हुए कि उसे रोना चाहिए या नहीं। अभी यहां से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करने में दोष मत देना।
रुद्र ने बाहर की ओर क्षैतिज रूप से इशारा किया। अनाया का छोटा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों के कोनों से आंसू लटके हुए थे। वह आहत चेहरे के साथ उठी और ईमानदारी से दरवाजे से बाहर चली गई। अनाया को जाते हुए देखने के बाद स्नेहा ने रुद्र को हैरानी से देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। तुम गुस्से में काफी डरावने हो, स्नेहा ने लापरवाही से कहा। वह लड़की बहुत घमंडी थी। अगर उसे सबक न सिखाया जाए तो वह शायद कुछ देर तक और हंगामा करती रहती। रुद्र ने कहा, ऐसी लड़की के लिए तर्क करने का कोई फायदा नहीं है, उसे सीधे डराने का ही तरीका है। इस समय समर्थ ने चुपके से अपना सिर बाहर निकाला और आसपास ध्यान से देखने के बाद उसने रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या वह पागल औरत चली गई? इससे पहले कि रुद्र बोल पाता, स्नेहा की बर्फीली क्रिस्टल तलवार पहले से ही समर्थ की गर्दन पर थी। स्नेहा, मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया, समर्थ ने हंसते हुए कहा। तुमने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन तुमने हमारे लिए लगभग मुसीबत खड़ी कर दी। वह लड़की अभी कौन थी? तुमने उसे कैसे भड़काया? स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। अभी की लड़की के कपड़े काफी असामान्य थे और वह स्पष्ट रूप से एक असाधारण परिवार से आई थी। यह अन्याय है। मैंने उसे नहीं भड़काया, उसने खुद मुझे भड़काया, समर्थ ने चिल्लाकर कहा। कालीकट में कौन नहीं जानता कि अनाया एक पागल औरत है। पिछले भोज में सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया, उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसे निशाना बना रहा हूं और वह मेरे लिए परेशानी ढूंढती रही। तुम आखिरकार कालीकट के युवा सिटी लॉर्ड हो, तो तुम उससे क्यों डरते हो? स्नेहा ने हंसते हुए कहा। स्नेहा, यह सच है कि मैं युवा सिटी लॉर्ड हूं, लेकिन एक युवा सिटी लॉर्ड के रूप में मैं बहुत आहत हूं। तुम नहीं जानती कि अगर दूसरों के बच्चे धमकाए जाते हैं तो वे अपने परिवार वालों से मदद मांग सकते हैं। मुझे बचपन से धमकाया गया है। मेरे पिताजी ने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे पीटा भी, समर्थ ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। अनाया की उत्पत्ति के बारे में, वह कालीकट के आनंद परिवार के मुखिया की प्यारी बेटी है। वह एक तलवारबाज है जिसकी मार्शल आर्ट्स में बहुत ऊंची प्रतिभा है। ठीक उसकी स्थिति और प्रतिभा के कारण वह कालीकट में हर जगह परेशानी मचाती है और उसे जो भी देखता है उसे सिर दर्द हो जाता है। सच में? स्नेहा ने समर्थ को घूरा। बिल्कुल सच। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? समर्थ की आंखें इधर उधर हुईं। स्नेहा ने इसे नहीं देखा, लेकिन रुद्र ने देख लिया। यह स्पष्ट था कि समर्थ के शब्दों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह लड़का शायद कुछ छिपा रहा था। रुद्र ने समर्थ को उजागर करने की जहमत नहीं उठाई। वैसे रुद्र, तुमने उसे कैसे भगाया? समर्थ ने उत्सुकता से पूछा। उसे पीटा और वह शांत हो गई, रुद्र ने कहा। क्या तुमने उसे मारा? समर्थ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने रुद्र को अविश्वास से देखा। हां, रुद्र ने सिर हिलाया। अगर वह बदला लेना चाहेगी तो मैं करूंगा। कल्टीवेशन को बेहतर करने का अभ्यास न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के शिखर को पाने के लिए है, बल्कि ताकत रखने के लिए भी है। अगर तुम धमकाए जाते हो और वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो अभ्यास करने का क्या मतलब है? क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा? समर्थ ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखों में कुछ डर था। कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसे बाहर निकलने को कहा तो वह निकल गई, स्नेहा ने कहा। तुमने उसे निकलने को कहा और वह निकल गई? समर्थ हैरान रह गया। स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि अनाया को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। यह लड़की कालीकट में शैतान का अवतार है। वह ही लोगों को निकलने को कहती है। कोई भी उसे निकलने को कहने की हिम्मत नहीं करता। समर्थ को कुछ शक था कि स्नेहा ने जो कहा वह सच है या नहीं। बेशक यह सिर्फ कुछ शक था, क्योंकि स्नेहा का स्वभाव मूल रूप से झूठ नहीं बोलता था। बस अनाया को निकलने को कहो और वह निकल जाए। समर्थ अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। शायद यह स्नेहा का बहाना था। शायद रुद्र ने अनाया को धोखा दिया या किसी और तरीके से उसे भगा दिया। मैं अभ्यास करने जा रही हूं, मुझे परेशान मत करो। स्नेहा ने यह कहने के बाद मुड़कर उस केबिन में प्रवेश किया जहां वह रहती थी और दरवाजा बंद कर लिया। अनाया के आने से स्नेहा को एहसास हुआ कि दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। अनाया कितनी उम्र की है? उसके चेहरे से देखकर वह निश्चित रूप से 16 से ज्यादा नहीं थी। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही एक तलवारबाज है। अगर वह अभी अनाया से लड़ती तो शायद वह अनाया को हरा नहीं पाती। आखिरकार
तलवार की मंशा को समझने वाले तलवारबाज आम तौर पर मजबूत नहीं होते, और रुद्र वह और मजबूत हो रहा है। स्नेहा महसूस कर सकती थी कि रुद्र की प्रगति को तेजी से बढ़ने वाला कहा जा सकता है। हालांकि उसकी ऊर्जा सागर केवल 30% था और एक बार कहा गया था कि वह जन्मजात स्तर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा किया। स्नेहा को लगता है कि रुद्र अभी भी मजबूत हो रहा है और उसका भविष्य निश्चित रूप से जन्मजात स्तर पर नहीं रुकेगा, बल्कि निश्चित रूप से एक उच्च स्तर तक पहुंचेगा। अंतर बढ़ता जा रहा है। भविष्य में रुद्र जिन दुश्मनों का सामना करेगा वे और मजबूत होते जाएंगे। अगर वह बहुत कमजोर रही तो वह अनिवार्य रूप से एक बोझ बन जाएगी। स्नेहा बोझ नहीं बनना चाहती, न ही वह रुद्र द्वारा संरक्षित होना चाहती है। तो वह मजबूत बनना चाहती है। केवल लगातार अभ्यास करने और मजबूत होने से ही हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। स्नेहा अभ्यास करने चली गई तो रुद्र ने स्वाभाविक रूप से समय बर्बाद नहीं किया और अपने केबिन की ओर चला गया। रुद्र, क्या तुम भी अभ्यास करने जा रहे हो? समर्थ ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और केबिन में प्रवेश कर गया। ये सब अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने का क्या मतलब है? बाहर जाकर खेलना बेहतर है। समर्थ बाहर जाने वाला था, लेकिन जब उसने बाहर कुछ लोगों को इधर उधर देखते देखा तो वह जल्दी से पीछे हट गया। अगर अनाया ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे खेलकर मार डालेगी। छोड़ो, यहीं रहता हूं। समर्थ असहाय होकर बैठ गया। जिस पल वह बैठा उसका पूरा शरीर अचानक उछल गया और उसका सिर केबिन से जोर से टकरा गया। ओह, तुमने मुझे मार डाला! समर्थ ने दर्द से चिल्लाया। रुद्र और स्नेहा बाहर भागे। जब उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया, रुद्र ने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला। उसके पीछे स्नेहा थी और समर्थ ने हिचकिचाने के बाद पीछा किया। डेक पर कई मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले जमा हो गए थे और हर कोई ऊंचाई की ओर देख रहा था। केवल आकाश के ऊपर 2 प्रकाश के धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक बैंगनी था और दूसरा गहरा नीला। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता कि वे 2 आकृतियां थीं। क्योंकि वे बहुत दूर थे, यह बताना असंभव था कि वे पुरुष हैं या महिला। हालांकि उन 2 आकृतियों से निकलने वाली आभा बेहद डरावनी थी। जिस जगह पर वे थे वहां का अंतरिक्ष विकृत हो गया था और बाहर निकलने वाली हवा की लहरें चारों ओर प्रभावित कर रही थीं, जो दर्जनों मील के आसपास को प्रभावित कर रही थीं। वे किस स्तर की कल्टीवेशन पर हैं? शून्य विकृत हो गया है। इन दोनों लोगों की कल्टीवेशन निश्चित रूप से मार्शल किंग से ऊपर है। शायद यह मार्शल सम्राट की लड़ाई है, एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। मार्शल सम्राट, जिन्होंने इसे सुना वे हैरान रह गए।